श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर। दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह दैनिक पंचांग नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और यह इसमें जो भी डेटा प्रयुक्त होते हैं दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। तो जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग मुहूर्त, पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध है और इसी पहले भाग में से हम पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए हम नित्य प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए उनके नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने के संकेत है, ये तारा वर्ग के आधार पर जाना जाता है। यह मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिसके अनुसार हम किसी भी जातक के पूरी जीवन काल में ग्रहों के शुभता और अशुभता के बारे में भी जान सकते। इसकी चर्चा प्रस्तुति में। तीसरा भाग विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे चंद्र बलन कहते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। चौथा भाग चौघड़े मुहूर्त से मुहूर्त ज्योतिष के संदर्भ रखता है और यह शुभ और अशुभ संबंध दर्शाता है। किसी भी कार्य में को करने के लिए इसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, चाहे वह कार्य दैनिक कार्य हो, पूजा पाठ हो, जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि हो, या पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो, ये सभी के लिए सभी कार्यों जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं उसके लिए उपयोगी होता है। इससे चर्चा कर सकते हैं। 5 और अंतिम भाग अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष से संबंधित अंकों को पहचानने की, अंकों को जानने की, अंकों को समझने की कला और अंकों को सही उपयोग कर अपने जीवन में शुभता सुनिश्चित करने के एक उद्देश्य से यह प्रस्तुति है जो ज्ञानवर्धक। हम अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों को न जाने न पहचाने तो उचित नहीं होता और शुभता सुनिश्चित नहीं कर पाए तो वो भी हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए आइए अंकों को जाने, अंकों को पहचान लें, अंकों को समझें, अंकों को बूझें और अंकों को सही उपयोग करें अपने जीवन में शुभता पाए। इस उद्देश्य के इस प्रस्तुति के द्वारा साथ ही साथ इस प्रस्तुति में आज के किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज शुभता कैसे, इस संदर्भ में हम भी इसी प्रस्तुति में जानेंगे। तो चलिए 5 भाग है और पांचों भाग की हर भाग आपके लिए महत्वपूर्ण है, रोचक होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है तथा उपयोगी होने वाला है। इसलिए चाहिए अगर नहीं कहीं पर प्रस्तुति को छोड़कर हमारे साथ बने रहिएगा। आपके लिए हम बहुत सारी ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी प्रस्तुति संजो कर रहा है। तो चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। जाने के पूर्व पंचांग की चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ बोल जानने का माध्यम है, किंतु इसकी सीमा उतनी ही नहीं। यह उसे कहीं पढ़कर यह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है और प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है
जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं पंचांग की तरफ, और पंचांग के पहले भाग से रास्ते में मनी मन श्री राम की स्तुति करते चलते हैं, श्री राम का नाम लिए हुए चलते हैं। जय श्री राम। स्वागत है आपका पहले भाग। पहले भाग में आपका स्वागत है। आज का दिनांक 30 दिसंबर 2025, माह पौष पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग और कलयुग का 5126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 6:35 पर, सूर्यास्त संध्या 5:09, सनराइज एट 6:35 AM, सनसेट एट 5:09 PM। आज का दिशा सब उत्तर है। फिर इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा करने शुभता है। आज का पंचांग के पांचों इस प्रकार। आज का वार मंगलवार, तिथि दिन के 7:50 तक दसवीं, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद कल भोर में 5 बजे तक एकादशी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, और तत्पश्चात द्वादशी। यानी आज 3 तिथियां हैं, दसवीं, एकादशी और द्वादशी। दिन के 7:50 तक दसवीं, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। फिर कल भोर में 5 बजे तक एकादशी, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, और तत्पश्चात द्वादशी, जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र कल भोर में 3:58 तक भरनी, उसके बाद कृतिका। योग देर रात्रि 1:02 तक सिद्ध, उसके पश्चात श्राद्ध। और करण सामान्यतः 3 भागों में हुआ करता है, आज 4 भागों में। करण प्रातः 7:50 तक गर्भ, तत्पश्चात रात्रि के 6:28 तक वणिज, और कल भोर में 5 बजे तक भद्रा, दृष्टि भद्रा, और तत्पश्चात पौ। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ है। आज 3 तिथियां हैं, इसलिए 3 स्थितियां बनती हैं भोलेनाथ के वास का। भोलेनाथ का नाम लेकर चलते हैं, भोलेनाथ का वास होते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जब तक 10वीं तिथि है, भोलेनाथ सभा स्थल पर है, और तत्पश्चात एकादशी तिथि पर होने पर वे क्रीड़ा स्थल पर होते हैं। यह दोनों शुभ नहीं है। उसके बाद द्वादशी तिथि आने पर भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर होते हैं, जो कि शुभ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में महत्वपूर्ण मुहूर्तों की झड़ी एक तरह से लगी है। अभिजीत मुहूर्त इनके 11:31 से 12:13 तक, अमृत काल रात्रि के 11:35 से 1:03 रात्रि तक है। त्रिपुष्कर जो कल भोर में 5 बजे से सूर्योदय तक 6:35 तक, दरबार से भी जो कल भोर 3:58 से सूर्योदय तक, रवि जो प्रातः 6:35 से देर रात्रि या कल भोर दोपहर 3:58 तक, विजय मुहूर्त अपराह्न 1:38 से 2:20 तक, गोधूली बेला संध्या 5 बजे से 5:35 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:25 से मध्य रात्रि 0:19 तक। इस प्रकार महत्वपूर्ण जो शुभ मुहूर्त है, उसकी आज झड़ी लगी हुई है। लगभग सभी मुहूर्त आज एक्टिव है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु का अपराह्न 2:31 से 3:50 तक, गुलिक काल दिन के 11:52 से 1:11 अपराह्न तक, यमगन प्रातः 9:34 से 10:33 तक,
और वर्ज मुहूर्त अपराह्न 2:40 से 4:17 के अपराह्न तक, भद्रा रात्रि के 6:28 से कल भोर 5:05 प्रातः तक। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो आज ग्रह के कुछ परिवर्तन हुए हैं। चंद्रमा मेष राशि में आ गए मीन राशि से, और बुध देव वृश्चिक राशि से निकलकर सूर्य के साथ धनु राशि में आ गए। इस प्रकार सूर्य शत्रु सूर्य धनु की बृहस्पति की राशि में, चंद्रदेव मंगल की राशि में, और मंगल देव धनु की राशि में, बुध देव धनु की राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शुक्र देव धनु राशि में, और शनि देव मीन राशि में, राहु देव तथा राहु देव कुंभ में, और केतु देव सिंह। इस प्रकार यदि हम कहें तो बुध देव धनु राशि में है जो बृहस्पति की राशि है, और बृहस्पति देव मिथुन राशि में है जो कि बुध की राशि है, इसलिए इनका आपस में राशि परिवर्तन। अंश के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो बुध देव कमजोर है, बृहस्पति देव वक्री है इसलिए कमजोर है, और शनि देव भी कमजोर है। शेष ग्रह मजबूत स्थिति। मित्र के राशि में 3 ग्रह है, शत्रु की राशि में 2 ग्रह है, सम राशि में 4 ग्रह है, और अपनी राशि में कोई भी ग्रह नहीं। हमने जैसा आरंभ में कहा, बृहस्पति और बुध का आपस में राशि परिवर्तन है, क्योंकि बृहस्पति बुध की राशि में और बुध बृहस्पति की राशि। शक्तिशाली ग्रह यदि देखें तो बृहस्पति देव शक्तिशाली ग्रह आ रहे हैं, उभर रहे हैं, क्योंकि इनकी राशियों में सबसे ज्यादा ग्रह है, 5 ग्रह। शनि की राशि में 1 ग्रह, सूर्य की राशि में 1 ग्रह, मंगल की राशि में 1 ग्रह। यानी यदि देखा जाए चंद्रमा शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में 1-1 ग्रह। बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह। शनि, सूर्य, मंगल तथा बुध की राशि में 1-1 ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों को यदि देखा जाए तो सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि तथा बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। मित्र के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु के नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 2 ग्रह है, बृहस्पति देव और राहु देव। ग्रहों की शक्ति को यदि देखा जाए नक्षत्र के अनुसार, यह आपको बता दें शुक्र केतु के नक्षत्र में, और केतु शुक्र के नक्षत्र में, इसलिए इनका भी नक्षत्र परिवर्तन होगा। ग्रहों की शक्ति नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो केतु देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, शुक्र देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, और राहु देव के नक्षत्र में 1 ग्रह। और शेष ग्रहों के नक्षत्र में सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि तथा बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह। इस प्रकार आज राशि परिवर्तन नहीं है, और किसी भी ग्रह का आज राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए हम चलते हैं आपको लेकर दूसरे भाग। दूसरा भाग आपके लिए प्रस्तुत नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन है। इसे ताराबलन कहते हैं। आपके समक्ष ताराबलन की सूची सारणी उपलब्ध है, प्रस्तुत है। ताराबलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंधित है। इस नक्षत्र में आज गोचर कर, और चंद्रमा ताराबलन के नीचे जो वर्टिकल रोज है उनमें जो नक्षत्रों के नाम है वह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उससे संबद्ध, और कि कोई भी जातक अपने नक्षत्र को पकड़कर उसे चिन्हित कर सामने रो पर चलते हैं, और जहाँ पे नक्षत्र का चंद्रमा का नक्षत्र का भ्रमण है दोनों का जहाँ मिलान होता है आज का तारा
आपके शुभता और अशुभता के बारे में यही संदेश देता है। कुल 9 तरह की परिस्थितियां बन सकती है जब आपका तारा जन्म में हो, संपत्ति में हो, विपद, क्षेम, प्रत्यय, साधन, दैधनिक, विक्रिया की मित्र में। आज का तारा यदि आपका संपत्ति, क्षेम, साधन, विक्रिया के मित्र में होता है तो नाम से ही पता चलता है यह शुभता की ओर इंगित करता है। वही जन्म, विपद, प्रत्यय और दैधन्य हो तो अशुभता की तरफ इशारा करता है, संकेत देता है। और जब भी आपका ताराज यदि शुभ परिस्थितियों में है तो वो शुभ कार्यों का निष्पादन, दैनिक कार्यों में उत्साहपूर्वक कार्य करना, साथ ही साथ नए कार्य को आरंभ कर सकते हैं। किंतु यदि जन्म, विपद, प्रत्यय या वैधन्य में है, अशुभ स्थिति में है, अशुभता का संकेत दे रहा है, तो जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको सलाह दी जाती है जोखिम न लें, दैनिक कार्य में सावधानी बरतें और आरंभ किए हो गए कार्यों का निष्पादन सावधानी से करें। कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। साथ ही साथ इन अशुभ तारों को शुभता में परिवर्तन करने का जोखिम नहीं लें, क्योंकि उसमें हो सकता है आपका कार्य न करे और वह आपके कार्य में जो शुभता की अपेक्षा है वह अशुभता में ही परिणत हो जाए, जो आपके लिए कष्टकारी हो सकता है, आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी जोखिम न लें। और यह तारा बल बोलता, इसके पूर्व की हम तारा बल पर और थोड़ी सी चर्चा कर लें। आज का तारा बल क्या कहता है यह बता दें। इसके पूर्व तारा बल मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम किसी भी जातक का जो ग्रह है पूरे जीवन काल का शुभता और अशुभता उनके बारे में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसी अनुरूप कार्य कर सकते हैं। उसे दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल और साथ ही साथ उनके नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए क्या फल देंगे ये हम जान सकते हैं। जन्म पर 9 तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, यानी नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। तो आप समस्या हो सकती है आपके समक्ष, या आपके संबंध में प्रश्न उठ सकता है कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे। इसके लिए सभी नक्षत्रों को 27 नक्षत्रों की सूचीबद्ध किया गया और इस प्रकार दोनों नक्षत्रों का सूचीबद्ध कर हम उसको 3 श्रेणियां बनाए। दोनों 9 नक्षत्र, पहला से 9वां, दूसरा 10वां से 18वां, तीसरा 19वां से 27वां। इन नक्षत्रों को सूची बनाकर ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां, नौवां बुध। इनको पहला नक्षत्र जो होता है हर श्रेणी में से पहला, 10वां, 19वां नक्षत्र में उनका स्वामित्व केतु देव को दिया गया। दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव को, सूर्य को मिला तीसरा, 12वां, 21वां नक्षत्र का स्वामित्व चंद्रदेव को, चौथा, 13वां, 22वां और इसी क्रम में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को। और इस प्रकार सूची आपके समक्ष इस तरह से कर फलित कैसे करते हैं महत्वपूर्ण है, क्योंकि फलित करने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। चंद्रमा जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है उसे हम चिन्हित करते हैं, उस नक्षत्र को, और उससे संबंधित ग्रह देखते हैं। जन्म ग्रह वही होता है और जातक का जन्म उसी महादशा में हुआ होता है, मृत्यु भी पिछले जन्म में उसी महादशा में हुआ होता है। तो ये रहा चंद्रमा के नक्षत्र का पहला पहचान। और पहला ग्रह जो होते हैं ये निश्चित फल देते हैं, इन्हें पीड़ा की सूची में रखा जाता है। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो घड़ी की सूची के साथ आगे बढ़ते हैं और बुध के पास पहुंचकर फिर केतु से यात्रा आरंभ करते हैं, ये ग्रह शुभ फलदायी होते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां और वही पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां यह शुभकारी होते हैं।
और ये असुविधा देते हैं, पीड़ा देते हैं, बाधा देते हैं और परेशानी ज्यादा देते हैं, अति पीड़ा नहीं देते। तो इस तरह से सूची बनती है और हम इस प्रकार ग्रहों की स्थिति को जान सकते हैं और इससे शुभ ग्रह जो हमारे होंगे वह पहले हम जान सकते हैं पूरे जीवन काल के लिए, और उसके अनुसार हम दशा महादशा का फल जानकर शुभ दशा में हम शुभ कार्यों का निष्पादन और अशुभ दशा आने के का इंतजार करते हुए मानसिक रूप से पीड़ा सहने के लिए तैयार होते हैं, जो हमारे लिए पीड़ादायक कब होता है, वो असह्य पीड़ा सह पीड़ा में बदल जाती है, सहनीय हो जाती है। और उसी तरह से जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों को पहचान कर उनकी शुभता अशुभता जान सकते हैं और अपेक्षा रख सकते हैं, और साथ ही साथ विचरण हुए जीवन काल में विभिन्न लोगों से जुड़ने पर, जो जन्म काल में हम विभिन्न लोगों से जुड़ते हैं उनके नक्षत्रों को जानकर हम उनके उनके साथ हमारा कैसा संबंध रहेगा, हम उनके लिए कितने लाभकारी हो सकते हैं, वे हमारे लिए कितने लाभकारी हो सकते हैं, यह हम जान सकते हैं। इस प्रकार हम इनसे इन स्थितियों के बारे में जानकर अपने जीवन में शुभता अशुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए आज नौ तारा चक्र पद्धति को इतना ही। आगे हम वापस चलते हैं आज के चंद्रबलन पर। चंद्रबलन आज का चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, यह हम देखते हैं। आज का चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। वह 3:58 तक प्रातः भोर तक अश्विनी में नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद भरणी में जाएंगे। जब वे भरणी में जाते हैं और अश्विनी, जब वहां अश्विनी नक्षत्र में जाने के बाद अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा आज का गोचर है और 3:58 उसके बाद भरणी में गोचर। आज का चंद्रमा जैसा हमने कहा था 3:58 पर तक अश्विनी में है, उसके बाद भरणी में है। और यदि कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ नक्षत्र के वर्ग को देखा जाए तो वह अति मित्र बनते हैं, और उसके बाद पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद के लिए क्षेम बनते हैं, तो शुभ है। वही यदि भरणी अ, वही दूसरे नक्षत्र में भरणी में देखा जाए यदि, तो दूसरा भाग जन्म में और पहला भाग अति मित्र में, और यही कृतिका में देखा जाए तो पहला भाग मित्र दूसरा भाग अति मित्र में। पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में देखा जाए तो पहला भाग में क्षेम है, दूसरे भाग में कृत्यरी। इस प्रकार हम नक्षत्रों के फल को देख सकते हैं और देखकर सुनता सुनता जान समझकर जानकर हम अब अपने कार्यों को उसी अनुरूप कर सकते हैं। यह हमारे लिए एक तरह का शुभता और अशुभता का सूचक है और यह इंगित करता है कि आज का दिन कैसा होगा और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसा भी आरंभ में हमने कहा था कि कार्यों में तारों को शुभता बनाए रखने के लिए अशुभता को अशुभता में परिवर्तित करने का जोखिम नहीं ले। प्रत्यय के तौर पर उपाय के तौर पर किताबों में जो लिखा है वो आपके समझ प्रस्तुत है, लेकिन फिर भी एक सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि यह केवल उपाय जानने के लिए कि आज का तर्जन तारा में आपका तारा पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत्तों पर गुड़ का दान, प्रत्यय में हो तो नमक का दान, और न्याधान्य हो तो वो त्याज्य जरूरी, मजबूरी हुई तो तुलसी पट का दान। तो कभी भी हम शुभ तारों को शुभता में परिवर्तित करने पर हम वह फलित होगा या नहीं ये हम नहीं जान सकते, क्योंकि यह अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है। और वैसी स्थिति में
हम जोखिम लेकर शुभ कार्यों को अशुभता में परिणत करने का जोखिम, ज्यादा जोखिम न लें। यही हमारा सलाह है, क्योंकि उससे हमको ज्यादा जोखिम लेना पड़ेगा। और जन जो तारे हैं, अशुभ तारे, जन विपद प्रत्यय और निर्दलीय, ये अपना काम कर बैठेंगे, फिर हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए आपको गुजारिश है कि इसको केवल ज्ञान के लिए रखें, लेकिन इसका उपयोग मत। प्रस्तुत इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में। आज का राशि के अनुसार कैसा दिन रहने के संकेत। आज राशि परिवर्तन नहीं है, टूटी हुई है, जो कि यहाँ लिखी गई है। आज राशि परिवर्तन नहीं है, इसलिए राशि परिवर्तन को लेकर नहीं चल। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, और इसलिए चंद्रमा मेष राशि नहीं रहेंगे। और मेष राशि में रहने के कारण विभिन्न राशि में जन्मे जातकों के लिए शुभता अशुभता का संदर्भ में मेष राशि में जन्मे जातक के लिए उत्तम, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के लिए आज शुभता के संकेत है। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं। ये ताराबलम है, और यह चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसी के अनुसार हम इसकी गणना करते हैं, और यह शुभता अशुभता पहचानते हैं, उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो चंद्रमा आज मेष राशि में, अग्नि राशि में, और मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक तथा कुंभ राशि के लिए अशुभता के संकेत। शेष राशि वाले सावधान। स्वागत है आपका चौथे भाग में, चौघड़िया बहुत ज्योतिष। यह बहुत ज्योतिष है। यह शुभ और अशुभ काल के बारे में दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आज का चौघड़िया कैसा होगा, इसकी उपयोगिता कैसी होगी, इसके लिए हमने अलग से प्रस्तुति YouTube पर रखा है। आप उसे देखकर ज्ञान और अपना ज्ञान वर्धन कर इसका सही उपयोग कर अपने जीवन में शुभता ला सकते। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। और चौघड़िया ये चूंकि साप्ताहिक दिन साथ ही होते हैं, इसलिए सातों दिन से संबंधित इसको रखने के लिए 8 साथी चौघड़िया का नामकरण हुआ। और जो पहला चौघड़िया हुआ करता है प्रतिदिन का, वही अंत का भी संध्या के समय का होता है। उसी तरह रात्रि आरंभ का जो चौघड़िया होता है, रात्रि के अंत का चौघड़िया हुआ करता है। इस प्रकार जो चौघड़िया का संबंध हुआ वो साप्ताहिक दिनों से होता है। और साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, इसलिए उनका संबंध ग्रहों से भी हो जाता है। और हर ग्रह विभिन्न कार्य, विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं। और इस प्रकार चौघड़िया की शक्ति और बढ़ती है, और ग्रहों से संबंधित कार्य के लिए भी शुभ कार्य हो जाता है। वो इंगित करता है कि कौन सा ग्रह हर विभिन्न ग्रहों से जिनका उनका संबंध है, उनके कार्य भी हुआ करता है और शुभता सुनिश्चित करता है। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है। यह शुभ कार्य करने में, कोई भी शुभ कार्य करने में जिसमें शुभता उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, उसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। वह कार्य चाहे पूजा पाठ हो, जप तप हो, साधना हो, दैनिक कार्य हो, या पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो, सभी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, उसके लिए उपयोग होता है। इसलिए काफी उपयोगी है। और यही वजह है कि हमने YouTube पर चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में प्रस्तुत कर आपके उपयोग के लिए रखा है। चौघड़िया पर देखते समय दिन या रात में जब चौघड़िया को देखें, तो जरूर उसका उपयोग करने का पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि आज का चौघड़िया अशुभता से कौन कौन चौघड़िया दिव्यात। दिन अनुभव के आधार पर आपको बता दें कि दिन का चौघड़िया राहु काल, काल बेला, वार बेला से ग्रसित रहता है, और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि। परंतु विशेष जानकारी हेतु आपके समझ प्रस्तुत जो हमने अनुभव के आधार पर पाया है, अपने रिसर्च के आधार पर पाया है,
कि दिन सूरज का होता है, सूरज का आधित्य आधिपत्य रहता है दिन पर, और इसलिए और दिन का जो सूरज होते हैं, सूरज देव का उनके पुत्र शनि देव से कटुता रहती है, शनि देव नाराज रहते हैं सूर्य देव से, और आपस में दोनों का इस तरह से नाराजगी रहती है। सूरज देव ज्यादा नाराज नहीं रहते, शनि देव ज्यादा नाराज रहते हैं, इसलिए शनि देव का जो चौघड़िया है प्रतिदिन दिन का, वह काल बेला से ग्रसित होता है प्रतिदिन, रात्रि का नहीं दिन का। और उसी तरह से बुध जो चंद्रमा जिनका आधिपत्य रात में होता है, उन चंद्रमा के पुत्र बुध बनते हैं, बुध चंद्रमा से नाराज रहते हैं, इसलिए बुध का चौघड़िया जो रात्रि का चौघड़िया है वह काल रात्रि से ग्रसित। शेष चौघड़िया रात्रि में केवल काल रात्रि से ही ग्रसित होता है, और कुछ चौघड़िया दिन के ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे के, यानी दो एक एक ही चौघड़िया दो अशुद्धताओं से अधिक व्याप्त हो सकता है। और इस प्रकार हम चौघड़िया का उपयोग कर सकते हैं कि अशुद्धताओं को, अशुद्ध चौघड़िया का परित्याग कर, उसको त्याग कर। किंतु यह बता दें, शनि का जो चौघड़िया होता है वह ठीक है, काल वेला से प्रतिदिन ग्रसित होता है, लेकिन दैनिक कार्य धनोपार्जन के लिए यह काफी उपयोगी हुआ करता है। तो चलिए देखते हैं आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का चौघड़िया आपके समक्ष दिन मंगलवार है, रोग चौघड़िया से आरंभ हुआ है, रोग चौघड़िया से समाप्त होगा, और उद्योग चौघड़िया से 7:54 9:14 तक है, वह वार वेला से ग्रसित है। काल चौघड़िया जो अपराह्न 1:11 से 2:31 तक है, और काल वेला से ग्रसित है। और शुभ चौघड़िया जो 2:31 से 3:50 तक है, वह राहु काल से ग्रसित। और रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया जो 6:50 रात्रि से 8:31 तक है, और काल रात्रि से ग्रसित। इस प्रकार शुभ और अशुभ काल जो आज का है वह हम जान पाए। अब आपको ले चलते हैं अंतिम भाग में, अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन है, साथ ही साथ अंकों को कैसे पहचाने और कैसे जाने। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक ही अंक रहते हैं, तो इससे ज्यादा अंक नहीं रहते। शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 तक के अंक को देखें तो 5 अंक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह अपने पहले आने वाले अंकों को और बाद में आने वाले अंकों को संतुलित करके रखता है। यह बैलेंस नंबर होता है, क्योंकि यह बीचों बीच आया। उसके बाद इन अंकों का क्योंकि एकल अंक पे ही अंक ज्योतिष काम करते हैं, इसलिए 2 अंकों या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष आ जाए तो उन अंकों को जोड़कर हम एकल अंक परिवर्तित कर देते हैं, सिंगल डिजिट। यह अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत। एकल अंक तथा जो भी 2 से ज्यादा अंक रहे वे उनको जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, और संख्य अंक जो है जो प्रयुक्त होते हैं ज्योतिष में वो 1 से 9 तक ही होते हैं। इन अंकों के शासक ग्रह भी होते हैं, 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि और 9 के मंगल। और इनके तत्व गुण अलग अलग होते हैं, ऊर्जाएं अलग अलग होती है। इसलिए अगर यदि अंक ज्योतिष के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करते हैं कौन से अंक हमारे उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उससे उस तत्व की, उस ग्रह के तत्व की या ऊर्जा की हमारे शरीर में कमी होती है, वास्तु दोष भी घर में होता है। उसी तरह से ऐसा हो सकता है कि कोई अंक हमारे जन्मतिथि में 1 से ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, तो 2 से ज्यादा बार रिपीट होने पर वह अशुभ तत्व तरफ ले जाता है, क्योंकि अंक वह उसके जो तत्व है उनकी जो ऊर्जाएं हुए वह असंतुलित होती है, इसलिए कहा जाता है अंक इम्बैलेंस होता है, असंतुलित हो जाता है। इसलिए अंकों को सही प्रयोग करने के लिए यह प्रस्तुति है, आप समझे अंकों को और जाने। इन अंकों को
विशेष नाम से पुकारा जाता है और इनसे संबंधित ग्रहों के तत्व, ऊर्जा तथा उपयोगिता के अनुसार एक को राजा या सरकार और या नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए बॉस, दो के लिए रानी या पार्टनर, तीन को गुरु या सलाहकार, चार को शरारती तत्वों से झांसा देने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से आदि, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, पांच राजकुमार, छह मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, सात धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्ति जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो, पूर्वाभास, आठ अधीनस्थ से यानी हमारे समाज के नीचे के तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग तथा नौकर चाकर न्यायालय से, और अंतिम अंक नौ जो सबसे बड़ा अंक होता है, सेनापति से, पुलिस से, डॉक्टर से या पुलिस। इस प्रकार हम सभी अंकों के बारे में जानकर आपस का कैसा संबंध होगा यह भी हम आकलन कर सकते हैं। राजा और रानी का संबंध, एक और दो का संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। वही एक और तीन का संबंध तो अच्छा होगा, लेकिन दो और तीन का संबंध तटस्थता का हो सकता है। वही दो और चार का संबंध अति सतर्कता, क्योंकि रानी को शरारती तत्वों से, झूठ बोलने वाले, फरेब करने वाले या झांसा में रखने वाले व्यक्तियों से दूरी रखती। और इस प्रकार हम सभी अंकों के आपस में तालमेल देख सकते हैं। हालांकि इस पर चर्चा, सब की चर्चा हम करेंगे इसी प्रस्तुति में। हमने जन्म तिथि एक लिया है जिसका आज तक कोई महान व्यक्ति का जिनका जन्म तिथि, यह केवल शैक्षणिक पद्धति, शैक्षणिक उद्देश्य से लिया गया है, न कि इसका आर्थिक कोई उद्देश्य है। यह गूगल से ली गई। अंक 30/12/1989। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर द्वारा हमें कुछ अंक उपहार में मिलते हैं और वह यही अंक होता है जन्म तिथि। ये जन्म तिथि हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और पहला सिद्धांत के अनुसार अंक ज्योतिष का कि सभी अंक जो होते हैं, तो अगर दो से ज्यादा अंकों का समूह है तो उन्हें जोड़कर एक अंक बनाते हैं। जो उपहार में अंक मिलते हैं वह जब तिथि के रूप में मिलते हैं, जिसमें तिथि, वर्ष और माह हुआ करता है। तिथि और माह एक या दो अंकों का हो सकता है, किंतु वर्ष 4 अंकों का। और तिथि जो होता है हमारा आंतरिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। तिथि, माह और वर्ष हमारा भविष्य की तरफ इंगित करता है। इसलिए तिथि के योग को, एक अंक को हम मूलांक कहते हैं, बोलचाल की भाषा में ट्राइबर कहते हैं। और तिथि, वर्ष और माह के जोड़ को, जो हमारा भाग्यांक होता है, उसे भाग्यांक कहते हैं। जो भविष्य की तरफ को बताता है वह भाग्यांक होता है, जिसे कंडक्टर भी कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। इस प्रकार ड्राइवर और कंडक्टर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं पूरे जीवन काल में, क्योंकि यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है और स्थिर हो। इसलिए पूरा अंक ज्योतिष का है, इसी ड्राइवर और कंडक्टर के ही होता है। ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु नहीं हो। ड्राइवर और कंडक्टर के लिए हम कोई इसका शत्रु अंक हम अर्जित करके नहीं लाए। ये सारी बातें ड्राइवर और कंडक्टर से ही जुड़ी है और इसका उपाय भी ड्राइवर और कंडक्टर का ही करना होता है। तो ड्राइवर और कंडक्टर को बेस ये में रखकर अगर दो स्थितियां बन सकती है। यदि आप अपने दैनिक जीवन में देखें, एक बस जो चलती है तो ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो गए तो बस का आरंभ से चलना ही मुश्किल होगा, बाधाएं होगी, स्ट्रगल होगा, कठिनाइयां होगी। और दूसरी स्थिति बन सकती है कि बस का ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हो, किंतु किसी पड़ाव से, किसी बस के स्टॉप से यदि कोई है, कुछ लोग ऐसे सवार हो गए पैसेंजर जो कि ड्राइवर के या कंडक्टर किसी का शत्रु है, फिर बस को चलने में बाधा होती है। वही हमारे इस दैनिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी है कि जो अंक ज्योतिष के अनुसार यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु अंक हो गए तो हमारा जीवन जो स्ट्रगल का होता है। और यदि हम बाद में अर्जित कर लिए, अगर ये सही है, बाद में अर्जित कर लिए तो उस समय से बाधा होती है। इसलिए भविष्य में
ड्राइवर और कंडक्टर का कोई भी शत्रु अंक हम अर्जित करके नहीं लाए। साथ ही साथ ड्राइवर और कंडक्टर को पहले आके यह सब आपस में संबंध कैसे है, आप भी जानना चाहेंगे कि इनका संबंध कैसा है। और जानने के लिए ये प्रिडिक्शन के तौर पर नहीं है, शैक्षणिक उद्देश्य से है और यह हम शीघ्र बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो अंक हमारे उपलब्ध नहीं है और जो अधिक है उसको जानने का प्रयास करते हैं, उसके बाद फिर हम वापस इसे बनाते हैं। यह जानने के लिए लोसो ग्रिड पद्धति से इसे जाना जाता है, जिसमें अंकों को बॉक्स में 3:3 जो बॉक्स होता है 9 बॉक्सों में रखा जाता है। ये अंक के जो आपके बाएं तरफ ये जो अंक दिखाए गए हैं, ये अंक आपके लिए परमानेंट अंक, यह कभी बदलता नहीं है। 492 जो इंटेलिजेंस को दर्शाता है, 357 इमोशनल लेवल को दर्शाता है, 816 प्रैक्टिकल प्लेट को दर्शाता है। उसी तरह अगर वर्टिकली देखा जाए तो थॉट प्लेट 438 होते हैं, विल पावर प्लेट 951 होता है और एक्शन प्लेट 276। उसी तरह से भाग्य का अंक अगर कहें तो 456 होता है डायगोनल, और सिल्वर राजयोग, इसको गोल्डन राजयोग बोलते हैं 456 को, सिल्वर राजयोग बोलते हैं 852। और अब इसी से हम अंक जो हम इस पर अलग से चर्चा कर चुके हैं कि कैसे हम इनको अंकों को रखें। आप उसे संदर्भित कर सकते हैं। इन अंकों को सजाकर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन अंक हमारे मिसिंग है और कौन कौन अंक एक दो से ज्यादा बार हुई है। तो हम देखते हैं कि जातक का 3, 5, 6 अंक, ये 3, 5 और 7 अंक ये मिसिंग है, 6 यहाँ गलती हुई है, 7 अंक मिसिंग है, और इनका कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, 2 से ज्यादा बार नहीं। यदि बॉक्स के अनुसार इनके सफलता का देखें तो इंटेलिजेंट प्लेट का 66% है, इमोशनल प्लेट 33% है, प्रैक्टिकल प्लेट 100%, थॉट प्लेट 66%, विल पावर प्लेट 66% और एक्शन प्लेट 66%। ये आप भी अपने जातक अपना अपने परिजनों का निकाल सकते। अब तो वापस हमें चलते हैं कि जब हम मूलांक और भाग्यांक, यहाँ पर हम यह सुनिश्चित करेंगे इस जातक का मूलांक भाग्यांक आपस में शत्रु है तो कौन सा अंक व्यवस्था करें। तो ऐसा अंक जो दोनों का मित्र अंक हो, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों का। इस जातक का 4, 5 और 7 में से हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि अगर एक अंक ज्यादा लाते हैं, उदाहरण स्वरूप, तो एक 3 बार हो जाता है, 2 से ज्यादा बार हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी तरह 8 अंक की व्यवस्था करते हैं तो वो भी बढ़ता है, 9 अंक करते हैं तो भी बढ़ता है, 2 अंक करते हैं तो भी बढ़ता है। तो हमें जब भी व्यवस्था करनी है तो 4, 5, 6 और 7 का करना है, चूंकि 6 सिंगल डिजिट में। अब कैसे करें, कौन सा अंक लाएं और सृजित कहाँ करें, सृजित सोर्स क्या होगा। तो सोर्स के लिए ईश्वर हमें इस अंक से नवाजे हैं जो कि जन्म तिथि के रूप में है और उससे कुछ अंक निर्भर करा है। आपको यहाँ पर बता दें, हमने जन्म तिथि का, तिथि को हमने कहा था मूलांक, जो हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि माह वर्ष को भाग्यांक कहा था। आप इसको नोट कर लेंगे क्योंकि आगे आपका काम आएगा, स्क्रीन इससे निकल जाएंगे हम तो फिर परेशानी हो सकती है। इनका एंजिल नंबर जो इनके वातावरण को दर्शाता है, यह निकलता है वर्ष से। वर्ष के अंकों को एक अंक में परिवर्तित करके पुरुष के लिए उससे 11 से घटा देते हैं, महिला के लिए 4 जोड़ देते हैं। यह हमारा वातावरण दर्शाता है और यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त यह एंजिल नंबर इसको कहा जाता है। कुआं नंबर भी वो लोग बोलते हैं। एटीट्यूड नंबर और पर्सनालिटी नंबर ये होता है तिथि और माह को जोड़कर, और यह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। ये सभी अंक जन्म तिथि से निकले हैं। अब ये जन्म तिथि से जो अंक है निकले हैं, ये हम बदल नहीं सकते, किंतु इनको हम संतुलित कर सकते हैं यदि आपस में मित्र शत्रुवत। तो पहले जानेंगे कि ये शत्रुवत है या नहीं, लेकिन कैसे
इसको हम कौन सा अंक लें, इसके लिए निर्धारित करेंगे इस बॉक्स से। तो इनके लिए उपयुक्त अंक जो होगा 4, 5, 7 या 6, यही 4 अंक के हम चुन सकते हैं। ऑप्शन यही है। तो कहाँ से लाएंगे, अब स्रोत क्या होगा? स्रोत होगा ईश्वर द्वारा प्रदत्त, हमने ये अंक मिला। अब ईश्वर द्वारा प्रदत्त हम जो धरती के ईश्वर, जन्म कर्म के बाद जो धरती के ईश्वर माता पिता जो अंक अर्जित किया हमारे लिए, वह उपयोग करेंगे। और वह होता है नामांक। नामांक को इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वह चिर होता है, लंबी आयु उसकी होती है, और वह पूरे जीवन काल के लिए उपयोगी होता है। तो नाम में आप कहेंगे उसमें अक्षर होते हैं, अंक कहाँ होता है? जी हाँ, अंक नहीं होता, लेकिन हर नाम का, हर नए अल्फाबेट का अक्षर का अंक या मूल्य होता है। इसलिए उस जो नाम है उनमें जो प्रयुक्त हुए अक्षर है उनको अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर देते हैं, और तब फिर हम नाम को उसका उपयोग करते हैं, और जातक का देखते हैं कि इनका मूलांक और भाग्यांक से मेल खाता है या नहीं, और नहीं तो फिर नाम का परिवर्तित कर। इस जातक का जो जन्म है, ये इनका नाम है सौरभ तिवारी, और ये सौरभ तिवारी इंडियन क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। क्रिकेट में इनकी अहम भूमिका है। इनका जो जन्म तिथि है, उनका जो पहला अक्षर दे रहा 3 है। यहाँ हम आपको ये बताना भूल गए कि नाम का जो पहला अक्षर होता है, नाम का जो आरंभ का अक्षर होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कभी भी ग्रुप में रहते हैं तो नाम हमें जो पुकारा जाता है, पहला अक्षर जब पुकारा जाता है तो चेतना जागती है। उसके बाद हम अक्सर नाम को पूरा पुकारने की प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई कि हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसको कहते हैं नाम की ऊर्जा। और इसलिए नाम का पहला अक्षर भी मूलांक का शब्द नहीं होना चाहिए, मूलांक वाक्यांक का, यह हम सुनिश्चित करें। अब आते हैं, इनका मूलांक 3 है, वाक्यांक 6 है। इनका जो वो एंजल नंबर है वह 2 है। इनका जो नामांक है वह 8 है, और नाम का पहला अक्षर। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इनका शुभ, इनके अंक कौन कौन दुश्मन है। तो 1 के 8 दुश्मन होते हैं, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8। इन अंकों को यदि देखा जाए तो कुछ अंक ऐसे हैं जो 4, 6, 4, 7, 8, 9 जो अपने लिए दुश्मन है। और जातक का 3 और 6 आपस में शत्रु होते हैं। 6 और 3 शत्रु होते हैं, 3 और 6 शत्रु होते हैं। इसलिए इन्हें हमको इनका जो मूलांक का वाक्यांक शत्रु बनते हैं, इसलिए हमें अंक अर्जित करने पड़ेंगे। और 8 अंक यदि देखें, दोनों के शत्रु तो नहीं है। 3 और 8 के, 3 8 के शत्रु नहीं है, 6 के 8 भी शत्रु नहीं। इसलिए यह उपयोगी बनता है। लेकिन यदि 5 अंक को हम उपयोग करते हैं तो ज्यादा उपयोगी बनता है, और त्वरित गति से परिणाम होते हैं, क्योंकि 8 स्लो बनता है, और 8 हम 2 बार हो जाते हैं। 2 बार चल सकता है, लेकिन अगर हम इसे 5 अंक जो बिल्कुल नहीं है, 5 अंक लाने से इनका राजयोग भी बन सकता है, और साथ ही साथ विल पावर प्लेन 100% 100% हो सकता है। इस प्रकार हम अंकों को सुदृढ़ करते हैं, और आपके समक्ष हमने अंकों के समक्ष अंकों के शत्रु अक्षर भी रखे हैं। यह शत्रु अक्षर अंक से ही सूचित है, यानी 1 के 8 यदि शत्रु है तो 1 के 8 के जो अक्षर होते हैं एफ ऑफ पी होते हैं। इसके ऊपर हमने ये रखा है। इस प्रकार हम नाम से हर अंक ज्योतिषी आपके समस्याओं को देखकर, आपके कौन से अंक असंतुलित है उसको देखकर नाम में ही सुधार करते हैं। कुछ मोबाइल में भी होता है, यदि मोबाइल आपका प्रयोग हो रहा है वो गलत है तो उसका भी सुधार होता है। लेकिन
अक्सर अंक ज्योतिषी आपके नाम पर ही जाते हैं और नाम को ही सुधारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसकी जो उपयोगिता है पूरे जीवन में। तो चलिए, अब अंत में उपहार स्वरूप आपके लिए वर्ष फल जानने का। वर्ष 2026 आ रहे हैं। हर कोई अंक ज्योतिषी के बताएंगे कि आप ये 2026 साल एक है, एक दे रहा है। तो मेरा प्रश्न उठता है कि क्या 8 अंक जिनका आता है, जिनका मूलांक 8 होता है या भाग्यांक 8 होता है, क्या उनके लिए परेशानी का सबब बनेगा? पूरे साल भर के लिए परेशानी होगा, या ये एक अंक के लिए 8 अंक हमेशा पूरे साल के लिए परेशानी का कारण बनेंगे? तो नहीं, आप उसको अंदरूनी अति से देख सकते हैं, अंदरूनी चश्मे से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपी देख सकते हैं, क्योंकि पर्सनल ईयर ही आपका अंक होता है। अंक ज्योतिष में फल देखने के लिए 3 चीजें देखी जाती है। पहला, वर्ष कौन सा है। दूसरा, वर्ष आपका पर्सनल ईयर क्या कह रहा है, रनिंग एज कौन सा है। और साथ ही साथ आपका जो दशा चल रही है वो कौन सा, कौन से अंक का है। ये सभी चीजों को देखकर तब वर्ष को जब निकाल सकते हैं कि हम ज्योतिष के अनुसार शुभ फल होंगे या शुभ। यहाँ पर देखें, जहां तक का 37वां साल चल रहा है, जो कि 1 13, 1 और 3 का आपस का संबंध अच्छा है, 1 और 6 का संबंध अच्छा है। वही पर्सनल ईयर 6 दे रहा है, जो कि मूलांक का शत्रु है। इसलिए जो ये वर्ष है, ये थोड़ी सी परेशानी का कुछ दे सकता है, लेकिन संतुलित रहने की संभावना है। थोड़ी परेशानी हो सकती है, खास करके कुछ माह में, जब शत्रु अंक और ज्यादा मिले। और इस प्रकार आप अपने जन्मतिथि से पर्सनल ईयर निकालने के लिए आप अपना वर्ष फल, जो ओरिजिनल बर्थ डेट है, उसमें से वर्ष को निकाल दें और वर्तमान वर्ष को जोड़ दें, और फिर यह अंक निकालें जो आपका कुल योग होता है, वही आपका पर्सनल ईयर होता है। इसी तरह से पर्सनल डे भी निकाल सकते हैं, आज का दिन कैसा होगा, आपके मूलक भाग्यांक से क्या करें, ये जज रहे हैं, क्योंकि उस दिन का तारीख को जोड़े और अंक पर निकालें। इस प्रकार हम ये चर्चा की विशेष प्रस्तुति भी हम 2026 पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केवल वर्ष के अंक से पूरे देश के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं, सामान्य स्थिति जान सकते हैं, लेकिन मूल रहस्य जानने के लिए हमको इसके अंदर जाकर पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करके महादशा को देखकर तभी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ ही आज का अंक विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के क्या संकेत दे रहे हैं। आज का मूलांक 3 बनता है, 6 भाग्यांक बनता है। 6 के शत्रु 3 ही है, इसलिए 3 12 21 30 को जन्म जातक के लिए आज शुभ दिन नहीं है। 2 11 20 29 के लिए आज आज जो है तटस्थता का संबंध होगा, इससे साधारण रहेगा। वही 6 के शत्रु 3 और 9 बनते हैं, 3 अति शत्रु, 9 शत्रु, इसलिए 9 18 27 को जन्म जातक के लिए दिन उत्तम नहीं भी आज होने की संभावना। शेष अंक वाले आज आपका दिन बहुत अच्छा होगा। आप अंक को आज के दिन मंगल देव की कृपा रहेगी, और साथ साथ में 6 अंक की भी कृपा है, तो आपका दिन शुभ हो। इस प्रकार सभी अंकों वाले की प्रस्तुति हमने रखी। 3 21 12 21 30 को जन्मे जातक, 9 18 27 को जन्मे जातक सावधान रहे, दैनिक कार्य में, वाहन चलाने में, वाद विवाद से दूर आदि। इसी के साथ हम अंतिम पड़ाव पर आए, पहुंच गए, और आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगा, और आप इसका सही उपयोग कर पाएंगे।
यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो। और अंत में गुजारिश है कि प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए आप अपना सुझाव हमें जरूर दें ताकि हम प्रस्तुति को और आपके लिए बेहतर और उपयोगी बना सकें। और इसके साथ ही साझा जरूर करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग। यह सरस्वती बांटने में बढ़ती है, तो जरूर शेयर कर साझा करें और ताकि उनकी वे भी विविध ज्ञान को अर्जित कर प्रस्तुति के अपने जीवन में सुखता ला सकें। और अंत में आज मंगलवार का दिन है, कल पुनः हम नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मंगल देव श्री राम तथा उनके भक्त पवन पुत्र हनुमान की प्रार्थना करते हैं कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय हनुमान।